सर्किल के बहुत सारे पॉपुलर केस हैं जो तुम्हारे सिलेबस में बोर्ड में आते हैं। सर सेंट्रीपिटल फोर्स में ओमेगा के फॉर्म में क्या होता है फॉर्मूला? चलो मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ सारे रिजल्ट्स जिनको मैं अभी यूज करूंगा, ठीक है भाई? ओके, यहाँ मैं लिख दे रहा हूँ, ठीक है? यस सर। तो सबसे पहले होता है हमारा v इक्वल टू वेलोसिटी जो होता है, वेलोसिटी जो वेक्टर पे होता है वो होता है r ओमेगा t कैप। t कैप मींस टेंजेंशियल डायरेक्शन। क्या मतलब? ठीक है, ओके? यस सर। हाँ, अब एक्सेलरेशन की बात करते हैं तो एक्सेलरेशन में दो पार्ट होते हैं। एसी होता है सेंटीमीटर एक्सेलरेशन, मतलब सेंटर के अलोंग होता है। ये हो जाता है v स्क्वायर बाय r और डायरेक्शन होता है माइनस r कैप, ठीक है? या इसी को हम चाहें तो ओमेगा स्क्वायर इंटू आर भी लिख सकते हैं, ठीक है? इसको क्या नाम देते हैं? सेंटीमीटर एक्सेलरेशन। क्या नाम देते हैं? ठीक है भाई? और जो वेलोसिटी के अलोंग यानी टैंजेंट के अलोंग जो एक्सेलरेशन होता है वो होता है आर अल्फा टी कैप। अल्फा समझते हो ना भाई? या यू कैन से डी मॉड ऑफ वी बाई डी टी यानी रेट ऑफ चेंज ऑफ स्पीड, टी कैप। क्लियर है? ठीक है, अरे बात सुन रहे? ये वेलोसिटी एक्सेलरेशन का रिलेशन है। इस एक्सेलरेशन को एसी को सेंटीमीटर एक्सेलरेशन भी बोलते हैं। ये रेडियली इनवर्ट होता है, राइट? ठीक है, अच्छा बताओ, अगर सेंटीमीटर एक्सेलरेशन है तो इसका मतलब सेंटर की तरफ कोई फोर्स भी चाहिए ना भाई? हाँ सर। उसी फोर्स को क्या नाम देते हैं? सेंट्रीपिटल फोर्स। हाँ, तो कभी भी अगर आपको सेंट्रीपिटल फोर्स निकालना है, एफसी निकालना है, तो एफसी इक्वल टू एम ए सी, ठीक है? यानी आप जरूरत पड़े तो ओमेगा स्क्वायर आर यूज कीजिए या एम बी स्क्वायर बाय आर यूज कीजिए, ठीक है? जैसा अवेलेबल इंफॉर्मेशन होगा, जैसी रिक्वायरमेंट होगी, ठीक है? सर एम आर ओमेगा स्क्वायर भी? हाँ, एम ओमेगा स्क्वायर आर भी लिख सकते हो या एम बी स्क्वायर बाय आर लिख सकते हो, कुछ भी लिख सकते हो। तो इन दोनों में से कोई भी फॉर्म यूज कर सकते हो जैसा जरूरत होगा या अवेलेबल होगा इंफॉर्मेशन हिसाब से, ठीक है? यस और सर। जो टेंजेंशियल फोर्स होगा वो क्या होगा? मास इंटू टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, राइट? यस सर, एम आर अल्फा। हाँ, तो ये जो पार्ट होता है ना, ये जो पार्ट होता है इसी को डायनेमिक्स बोलते हैं, सर्कुलर मोशन, ठीक है? ओके, और ये हो गया काइनेमेटिक्स ऑफ सर्कुलर मोशन, ये हो गया डायनेमिक्स ऑफ सर्कुलर मोशन। तो हमारे सिलेबस में सर्कुलर मोशन के लॉज ऑफ मोशन वाले चैप्टर में जितने भी केस हैं इन्हीं को यूज करते हैं। और जब थर्ड चैप्टर में वर्क फॉर एनर्जी में आते हैं, इसी के साथ जब हम एनर्जी यूज करने लगते हैं तो वर्टिकल सर्किल बन जाता है, ठीक है? ओके, तो आज हम लोग पहले इसके एप्लीकेशंस करेंगे, उसके बाद वर्टिकल सर्किल में जाएंगे, ठीक है भाई? सो टुडे वी विल बी फोकसिंग ऑन दिस, राइट? यस सर। हाँ, इसके बाद मैंने लास्ट क्लास में एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बताई थी। कोई भी व्हीकल या लिविंग बॉडी और किसी हॉरिजॉन्टल रोड पे मूव करता है तो सेंट्रीपिटल फोर्स कौन प्रोवाइड करता है? बताओ। If a living body or vehicle moves on a horizontal road, मतलब is under circular motion on a horizontal road, what provides the required centripetal force? फ्रिक्शन। बिल्कुल, फ्रिक्शन। ये ध्यान रखना है। जैसे कोई एथलीट दौड़ रहा है हॉरिजॉन्टल ट्रैक पे, या कोई व्हीकल मूव कर रही है हॉरिजॉन्टल रोड पे, सर्कुलर ट्रैक पे, मतलब सर्किल पे, तो जो भी रिक्वायर्ड सेंट्रल फोर्स है कौन प्रोवाइड करता है? फ्रिक्शन प्रोवाइड करता है। सेंट्रल फोर्स का मतलब mv स्क्वायर बाय r, ठीक है? और जो नेचर ऑफ फ्रिक्शन होता है वो स्टैटिक होता है। क्या होता है? और हम जानते हैं कि स्टैटिक फ्रिक्शन की जो लिमिटिंग वैल्यू होती है वो म्यू एन होती है, यानी म्यू एम जी होती है, नहीं? यस सर। तो क्या आ जाएगा कंडीशन हमारा? मैक्सिमम स्पीड क्या होगा तो क्या बोलेंगे हम लोग? ठीक है, मतलब ये जो भी फोर्स होता है कौन प्रोवाइड करता है? फ्रिक्शन। क्या प्रोवाइड करता है? यानी फ्रिक्शन इज इक्वल टू व्हाट? मतलब mv स्क्वायर बाय r
इक्वल टू फ्रिक्शन, ठीक है। और ये किससे छोटा होता है? म्यू एन से, यानी म्यू एन से लिमिटिंग वैल्यू हो जाती है ना एलएसएफ म्यू एम जी। समझ में आ रहा है? यस सर। तो अगर मैं कहूँ एक हॉरिजॉन्टल रोड पे अगर कोई व्हीकल या ऐसे टर्न कर रहा है तो मैक्सिमम पॉसिबल स्पीड क्या होगा? वी मैक्स विल बी अंडर रूट म्यू आर आर एन अपॉन एम। ये आएगा ना? यस सर, म्यू आर जी। हाँ, तो अगर कोई हॉरिजॉन्टल रोड पे कोई व्हीकल या कोई लिविंग बॉडी, कोई साइकिलिस्ट टर्न ले रहा है तो मैक्सिमम पॉसिबल स्पीड अगर हम पूछेंगे तो क्या आंसर देंगे आप? अंडर रूट म्यू आर जी। समझ में आ रही बात? क्लियर है भाई? यस सर। हाँ, अच्छा ये बताओ, तुम लोगों ने ये बात ऑब्जर्व की है क्या कि जब एक साइकिलिस्ट टर्न लेता है तो वो बेंड हो जाता है? यस सर। क्यों हो जाता है बताओ? सर एन कम हो जाए उसका। नहीं, एन तो वर्टिकली होगा। सर आर कम हो जाए। देखो, तुम जानते हो ना कि जो किसी रफ सरफेस पे अगर हम लोग हैं तो टोटल रिएक्शन बाय द सरफेस क्या होता है? फ्रिक्शन और नॉर्मल रिएक्शन का रिजल्टेंट होता है, हाँ सर। ठीक है। तो अगर स्टेबिलिटी है चाहिए तो टोटल रिएक्शन बाय द सरफेस को पास करना चाहिए बॉडी से, साइकिल से पास करना चाहिए। किसे चाहिए? सर ये समझ नहीं आया। ठीक है, ये मैं समझा रहा हूँ, देखो। मैं क्या कह रहा हूँ कि देखो, मैं एक सर्कुलर टर्न ले रहा हूँ, ठीक है। साइकिलिस्ट है, ठीक है। ऐसे मान लो साइकिलिस्ट जो है सर्कुलर टर्न ले रहा है। साइकिलिस्ट ना ऐसे हो जाता है जब वो इधर टर्न ले रहा है, ये सर्किल है मान लो, सर्किल का सेंटर है ये, ऐसे ये टर्न ले रहा है। समझ में आ रहा है? तो अगर मैं देखूं तो वर्टिकल लाइन से जो इसका एंगल है वो थीटा हो जाता है, ऐसे हो जाता है। समझ में आ रहा है? ये साइकिल का लाइन है, यस सर। ऐसा क्यों होता है? देखो, अभी जो नॉर्मल रिएक्शन है, ये तो हम सरफेस के कांटेक्ट में, तो नॉर्मल रिएक्शन तो नॉर्मल टू सरफेस यानी ऐसे ही लगेगा, वर्टिकल की तरफ ही लगेगा, राइट? यस सर। और फ्रिक्शन किधर लगेगा? इधर। ठीक है भाई? यस सर। तो जो नॉर्मल रिएक्शन और फ्रिक्शन का रिजल्टेंट होता है उसको आर बोलते हैं ना हम। क्या बोलते हैं? टोटल रिएक्शन बोलते हैं ना, टोटल रिएक्शन बाय द सरफेस। यस सर। हाँ, तब होगा क्या? देखो, जो टोटल रिएक्शन बाय द सरफेस, ठीक है। अगर आप सेंटर की बात करेंगे, ये मान लो सेंटर मास है पूरे सिस्टम का, ठीक है। तो साइकिल और साइक्लिस्ट और जिसपे जो बैठा राइडर है उसका सेंटर मास ये है, राइट? तो वेट तो यही लग रहा है ना, एमजी। यस सर। ठीक है, तो नेट टॉर्क को जीरो करने के लिए, अपने सेंटर मास के अबाउट नेट टॉर्क को जीरो करने के लिए ये क्या करेगा? मान लो आर यहां से अगर नहीं पास करेगा तो सेंटर मास के अबाउट एमजी का तो टॉर्क होगा नहीं, क्योंकि एमजी उसी से पास कर रहा है, सेंटर मास से। ठीक है भाई? सर समझा नहीं। देखो, मैं क्या कर रहा हूँ कि जो पूरे साइक्लिस्ट सिस्टम का जो वेट होता है वो कहाँ लगता है? सेंटर ऑफ मास। सेंटर मास पे। तो एमजी तो सेंटर मास से पास कर रहा है। हाँ सर। तुम जानते हो किसी भी फोर्स के लिए टॉर्क का फॉर्मूला होता है आर क्रॉस एफ, जानते हो? फोर्स यस इनटू सर। डिस्टेंस ऑफ लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स, ठीक है, राइट? यस सर। यस सर। तो ये बताओ, जो एमजी का टॉर्क है सेंटर मास के अबाउट कितना आएगा? जीरो आएगा ना भाई? हाँ सर। ठीक है, तो अगर आर मान लो सेंटर मास से नहीं पास किया तो आर का टॉर्क आ जाएगा। यस सर। मान लो आर ऐसे होता तो ये आर इसको ऐसे घुमाने की कोशिश करेगा साइकिलिस्ट को, और अगर ऐसे होगा मान लो तो ऐसे घुमाने की कोशिश करेगा सेंटर मास के अबाउट, है ना? हाँ सर। तो अगर इसको स्टेबल रहना है तो क्या इसको टॉर्क होना चाहिए सेंटर मास के अबाउट? नो सर। तो टॉर्क को जीरो करने के लिए वो क्या करेगा? आर को कहां से पास कराएगा?
सेंटर ऑफ मास। हाँ ठीक है, राइट। सर अगर सीधा रह के करेगा तो क्या घूम जाएगा? हाँ तो गिरने की टेंडेंसी होगी उसकी ज्यादा। नहीं सर, ठीक है, टॉप प्रोडक्ट होगा तो मतलब उसका रिजल्ट क्या होगा, एक बार वो उसका एक्सप्लेन। रिजल्ट ये होगा कि मान लो ये सीधा रह के जाएगा तो आर ये हो जाएगा। ठीक है, आर कैसे होगा, यूं होगा। तो आर अगर ऐसे होगा तो इसको ऐसे गिर जाने की टेंडेंसी हो जाएगी। ठीक है, यस सर। ओके। तो इसीलिए उसको अवॉइड करने के लिए थोड़ा टिल्ट हो जाएगा, राइट। ठीक है, तुमने जैसे कार रेस वगैरह में देखा होगा, जो बहुत तेज टर्न लेते हैं तो बाहर का जो व्हील होता है वो उठ जाता है ना। हाँ सर। यस सर। सर हाँ और तो मोटर इसी, बाइक में भी वो एकदम हाँ बिल्कुल, वो इसी वजह से होता है। यूजुअल में तो बहुत स्लो स्पीड होता है तो इम्पैक्ट एंगल छोटा होता है, पता भी नहीं चलता है। जैसे जैसे स्पीड बढ़ाएंगे ये एंगल बढ़ता चला जाएगा, समझ में आया। यस सर। इसको क्वांटिफाई कर सकते हो तुम, राइट। कैसे, फ्रिक्शन किसके बराबर है भाई, म्यू एन। हाँ म्यू एन नहीं, एम बी स्क्वायर बाई आर, वो तो लिमिटिंग वैल्यू है ना म्यू एन, अच्छा हाँ। मतलब मैक्सिमम उतना हो सकता है बाकी। ठीक है, यस सर। और नॉर्मल रिएक्शन किसको बैलेंस करे, एम जी को। एन क्या है, एम जी। तो बताओ अगर मैं इस वर्टिकल के साथ इस एंगल को tan थीटा कहूं तो tan थीटा कितना होगा। मतलब अगर मैं ऐसे डायग्राम देखूं तो ये एन है, ये फ्रिक्शन है, ये एन है, इनका एम जी। रिजल्टेंट, हाँ इनका रिजल्टेंट ये आर है। जी तो आर ये, बाई वी स्क्वायर। हाँ तो जो टिल्ट एंगल होता है वो होता है tan थीटा इज इक्वल टू एफ बाई एन। लिमिटिंग केस में नहीं है अगर तो हम बोलेंगे क्या, वी स्क्वायर बाई आर जी। समझ में आ रहा है, यस सर। ठीक है, ओके, ये आ जाएगा। ठीक है, सर हम जी कैसे ला रहे हैं मतलब? एम बी स्क्वायर बाई आर हो गया, और वो एम जी है ना, एन एफ बाई एन डाले ना, अच्छा हाँ हाँ हाँ, ठीक है सर, ठीक है सर। एफ हो गया एम बी स्क्वायर बाई आर और यस सर। एन हो गया जी एम जी। कर दिया। वर्टिकल इक्विलिब्रियम में तो है ये, हाँ सर। समझ में आ रहा है। यस सर। ठीक है, ओके। अब इसको अप्लाई कराएं क्वेश्चन में, करें अप्लाई। हाँ सर। चलो एक क्वेश्चन लिखो। ठीक है, ए बाइसिकल, ए मोटर बाइक, ठीक है भाई, ए मोटर बाइक इज टेकिंग टर्न ऑन ए हॉरिजॉन्टल रोड। ठीक है, या एक ऐसे लिखो, ए मोटर बाइक इज मूविंग ऑन ए हॉरिजॉन्टल सर्कुलर रोड। ठीक है, यस। ए मोटर बाइक इज क्या, मूविंग ऑन ए हॉरिजॉन्टल सर्कुलर रोड, राइट। यस सर। ए मोटर बाइक इज मूविंग ऑन ए हॉरिजॉन्टल सर्कुलर रोड। ठीक है भाई, ठीक है, यस सर। हाँ। when it is moving with the speed of, when it is moving with the speed of 72 किलोमीटर पर आवर, समझ आ रहा है। when it यस is moving with the speed of 72 किलोमीटर पर आवर, ठीक है, the angle with the vertical is 30 डिग्री। कितना, when it is moving with the speed of 72 किलोमीटर पर आवर, the angle with the vertical is what, 30 डिग्री। हाँ, ओके,
ठीक है। At Yes, what sir. speed? At what speed angle with the vertical is 45 degree? At what speed angle with the vertical is 45 degree? किस स्पीड पे वर्टिकल के साथ जो एंगल है वो 45 डिग्री हो जाएगा? At what speed angle with the vertical is 45 degree? बताइए। At what speed angle with the vertical is 45 degree? बताइए किस स्पीड पे वर्टिकल के साथ जो एंगल हो जाएगा वो 45 डिग्री हो जाएगा? सर 72 into 4th root of 3. हाँ, मतलब आपको ये यूज करना है कि आर जी तो खैर सेम ही है क्योंकि वही ट्रैक है, जी की वैल्यू सेम ही है, तो यू कैन से कि tan थीटा 2 by tan थीटा 1 इक्वल टू v2 स्क्वायर by v1 स्क्वायर। ठीक है, तो tan 45 tan थीटा 2 by tan थीटा 1 इक्वल टू सर आरजी के रूट आरजी आ जाएगा ना, v2 by v1 का स्क्वायर, है ना भाई? क्या आएगा? यस सर। हाँ, तो tan थीटा 2 तो 45 है, tan थीटा 1 तो 30 है, तो tan 30 होता है 1/√3 और tan 45 कितना होता है 1, तो ये ऊपर आ गया √3। ठीक है ना भाई? ओके, और ये v2 by v1, v2 तो नहीं पता, v1 तो पता है हमको कितना, तो v2 by 72, तो ये आ गया तुम्हारा किलोमीटर पर आवर। मेरा आंसर क्या? 72 into 4th root of 3. हाँ, 3 to the power 1/4, राइट? यस सर। नहीं, किलोमीटर हाँ, पर आवर, किलोमीटर पर आवर, ये मेरा आंसर है। ठीक है, समझ में आया? क्यों भाई, क्लियर है? यस सर। Yes, sir. Yes, sir. तो इस तरह से जब भी कोई भी व्हीकल ना टर्न लेती है हॉरिजॉन्टल सर्कुलर ट्रैक पे, मतलब कोई जैसे साइकिलिस्ट हुआ, बाइसिकल हुआ, इस टाइप का, तो एंगल दिखता है। और अगर हमारा जो व्हीकल है जैसे कार टाइप का होगा तो उसका एक चक्का उठना पड़ेगा, बाहर वाले चक्के उठ जाएंगे। ठीक है ना? कार्स में इसलिए ब्रेकिंग करनी पड़ती है क्योंकि वो उन्हें टिल्ट नहीं कर सकते। ठीक है भाई, क्लियर है? डन, क्लियर टू एवरीवन? हरी बात समझ में? यस सर। ओके, ये टाइम ज्यादा कंफर्टेबल है क्या तुम लोगों को? इस समय का टाइम ज्यादा कंफर्टेबल होता है? सर मतलब कैसे भी कर सकते हैं सर। अच्छा, स्कूल्स होते हैं क्या आजकल? स्कूल तो खुल गए क्या? हाँ सर, स्कूल्स होते Yes, हैं। sir, school. जाना पड़ता है कि? सर आजकल तो बोर्ड चले तो ऑनलाइन ही चल रहा है। हाँ सर, बोर्ड्स की वजह से ऑनलाइन है, वरना जाना पड़ता है सर। ओके ओके, ठीक है, चलो ठीक है। तुम लोगों को किस में ज्यादा मजा आता है, ऑनलाइन में या ऑफलाइन में? सर ऑफलाइन ही बढ़िया है। सर ऑफलाइन में ज्यादा बेटर समझ आता है। अच्छा, चलो इस चीज को अब थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं। ठीक है भाई, तो एक तो ये हो गया, मतलब 3-4 स्पेशल केसेस हैं जो सर्कुलर मोशन में हॉरिजॉन्टल सर्कल में आते हैं। ठीक है, एक वर्ड होता है, जैसे एक एक टर्म होता है, कोनिकल पेंडुलम वर्ड सुना है तुम लोगों ने? हॉरिजॉन्टल सर्कल के केसेस हैं, उनको भी डिस्कस कर लेंगे। कोनिकल पेंडुलम, हैव यू हर्ड अबाउट दिस वर्ड? यस सर। ये हमारे एनसीईआरटी में भी है, कोनिकल पेंडुलम।
क्या होता है कोनिकल पेंडुलम, बता सकते हो? सर उसमें स्ट्रिंग जो होती है वो एक पॉइंट पे कनेक्टेड होती है और सर्कुलर मोशन करता है बॉब। हाँ बिल्कुल। एक तो होता है नॉर्मल सिंपल पेंडुलम, उसमें एक वर्टिकल प्लेन में मोशन होता है, तो उसमें बॉब क्या होता है, वर्टिकल प्लेन में मूव करता है, ठीक है भाई। नॉर्मल पेंडुलम में ऐसे होता है, जैसे यहाँ से आया, यहाँ छोड़ा, यहाँ रुक गया, फिर ऐसे ऐसे करता रहता है, ठीक है। ओके, तो इसमें जो भी मोशन होता है वर्टिकल प्लेन में होता है, ठीक है। और एक दूसरा मोशन होता है जिसमें कोनिकल पेंडुलम बोलते हैं, उसमें जो बॉब है वो सर्कुलर मोशन कर रहा होता है। क्या कर रहा होता है? ऐसे सर्किल पे मूव कर रहा होता है। ये अगर पॉइंट ऑफ सस्पेंशन है तो तुम बोल सकते हो कि जो सर्कुलर मोशन का जो सेंटर है ना, उसके जस्ट नीचे, वर्टिकली नीचे होता है इसी प्लेन में। समझ आ रहा है? यस सर। यस सर। ठीक है, तो अगर यहाँ पर हम लोग इसको बोलते हैं कोनिकल पेंडुलम, क्या? So conical pendulum is what basically motion of bob on a horizontal circle, ठीक है, joined to a string, ठीक है। conical pendulum क्या है? मोशन ऑफ बॉब ऑन ए हॉरिजॉन्टल सर्किल जॉइंट टू ए स्ट्रिंग, ठीक है। तो यहाँ पे चलो एक काम करते हैं, स्ट्रिंग का लेंथ एल मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं? एल। और जो ये सर्कुलर मोशन है ना, उसकी एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा ले लेते हैं, क्या? ठीक है। ओमेगा। और मान लो इसमें जो वर्टिकल के साथ एंगल है उसको हम थीटा मान लेते हैं, ठीक है। तो बताओ रेडियस एल और थीटा में कोई रिलेशन है क्या? रेडियस में, एल में और थीटा में कोई रिलेशन होगा? हाँ सर। क्या होगा? साइन थीटा इज इक्वल, सर एल साइन थीटा इज रेडियस। बिल्कुल सही, रेडियस विल बी इक्वल टू एल साइन थीटा, राइट। समझ में आ रहा है सबको? यस सर। हाँ, अब इसका एफबीडी अगर मैं फोर्स पॉइंट ऑफ व्यू से देखे तो दो फोर्स लग रहे हैं, एक तो एमजी लग रहा होगा वर्टिकली डाउनवर्ड, सेंट्रीपिटल। और एक टेंशन लग रहा है। नहीं, अभी एक्चुअल फोर्स जो लगेगा वो देखेंगे ना, उसका सेंटीपिटल। तो देखो सेंटीपिटल फोर्स एक रिक्वायरमेंट ऑफ फोर्स होती है, फोर्स तो जो लगता है वही लगता है, जैसे एमजी है, टेंशन है, ठीक है। स्यूडो फोर्स हो गया जी नहीं, अब दूसरी बात करते हैं। जैसे सीरो फोर्स का मतलब ये होता है जब हम रोटेटिंग फ्रेम में देखते हैं तब सीरो फोर्स लगता है। जब भी आप ग्राउंड फ्रेम में किसी चीज को ऑब्जर्व करेंगे तो सीरो फोर्स लगेगा क्या? नो सर। तो हमेशा ये ध्यान रखो, सीरो फोर्स का मतलब ये हो गया कि जब आप किसी सर्कुलर मोशन करते हुए पार्टिकल को उसी के फ्रेम से ऑब्जर्व करें तब अच्छा, जाके हाँ। रेडियली आउटवर्ड सीरो फोर्स, जिसको सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगते हैं, वो लगता है, ठीक है। लेकिन अगर मैं ग्राउंड से देखूंगा तो मुझे सेंट्रीफ्यूगल फोर्स या सीरो फोर्स लगाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। यस सर। यहाँ पे अगर मैं एग्जैक्टली एफबीडी बनाऊं ग्राउंड फ्रेम में तो दो ही फोर्स लग रहे हैं, कौन कौन? टी और एमजी, ठीक है भाई। यस। एमजी किधर लग रहा है? वर्टिकली डाउनवर्ड। टेंशन किधर लग रहा है? अलोंग स्ट्रिंग, ठीक है भाई। हाँ सर। ये बताओ, ये जो बॉब है वो तो हॉरिजॉन्टल सर्किल में घूम रहा है ना? यस सर। यस सर। तो वर्टिकल डायरेक्शन में इसमें नेट फोर्स क्या होगा? जीरो। 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 तो यहाँ पे अगर मैं एफबीडी फोर्स के हिसाब से देखूं तो क्या आएगा? सिग्मा एफ बी, यानी सारे वर्टिकल फोर्स का सम। मेरा क्या इक्वेशन बनेगा भाई? टी कॉस थीटा माइनस एम जी इक्वल टू जीरो। कोई दिक्कत है क्या? सर ये होगा। बोलो। हाँ सर, टी कॉस थीटा एम जी के इक्वल हो जाएगा क्योंकि वर्टिकल हाँ, जीरो है। ये समझ में आ गया? कॉन्सेप्ट समझ में आ गया? हाँ सर। यस सर। तो एक इक्वेशन यहाँ आ गया, ठीक है। अच्छा बताओ, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में क्या फोर्स लग रहा है यहाँ पे, मतलब सर्कुलर मोशन के प्लेन में क्या फोर्स लग रहा है? टी साइन थीटा। वो किधर लग रहा है? सेंटर की तरफ। हाँ यस सर। सर। तो जो सेंटीपिटल फोर्स है हॉरिजॉन्टल प्लेन में, अगर हम लोग देखेंगे एफसी इज इक्वल टू टी साइन थीटा ही है, और तो नहीं है कोई फोर्स। दैट इज इक्वल टू एम ओमेगा स्क्वायर आर। क्या भाई? हाँ सर। तो इससे क्या आ गया? ओमेगा क्या आ गया? यहां से टी इक्वल टू एम जी बाई कॉस थीटा रख देंगे, तो एम जी साइन थीटा बाई कॉस थीटा एम ओमेगा स्क्वायर आर हो गया एल साइन थीटा। हाँ सर। सर टी वाई एल एम टैन थीटा का रूट। तो यहाँ पे हम लोग चलो एक काम करते हैं, वैल्यूज को पुट करते हैं। टी यहाँ पे देखो आर हो गया एल साइन थीटा, तो इसी इक्वेशन को अगर मैं और सिंपलीफाई करता हूँ तो ये मेरा बन गया टी इक्वल टू एम ओमेगा स्क्वायर एल, यानी एम एल ओमेगा स्क्वायर, ठीक है ना भाई।
एक क्वेश्चन यहाँ बन गया, और यहाँ से टी क्या mg sec थीटा रख दिया हमने, तो ओमेगा आ गया अंडर रूट क्या g sec थीटा बाई एल। कोई दिक्कत है क्या? ओमेगा हो गया, समझ में आ रहा है क्या? नहीं सर, ये वाला नहीं आया। अरे ऊपर वाला जो इक्वेशन है ना सिग्मा बी इक्वल टू 0, उसमें टी आ गया mg sec थीटा आया। नहीं हाँ सर समझ गया। यस यस सर। यहाँ पे टी की जगह mg sec थीटा रख दिया, m कैंसिल आउट कर दिया। नहीं यस सर। सो व्हाट इज ओमेगा हियर? जी sec थीटा बाय रूट। रूट g sec थीटा बाय l, ठीक है। यस सर। So what is the time period of this circular motion? If I ask you what is the time period of this circular motion, what you will say? क्या कहोगे? 2 पाई अपॉन रूट जी sec थीटा बाय। हाँ, तो ये हो गया टाइम पीरियड 2 पाई बाय ओमेगा, ये होता है ना टाइम पीरियड। तो ये क्या हो गया 2 पाई बाय ओमेगा अंडर रूट 2 पाई अंडर रूट एल बाई जी sec थीटा। नहीं यस सर। इस तरह से कोनिकल पेंडुलम का टाइम पीरियड हमने निकालना सीख लिया ना भाई। यस हाँ सर। सर। यानी एल cos थीटा बाई जी भी बोल सकते हो इसको। नहीं ठीक है, ठीक है। यस सर। अरे ये बताओ ओमेगा अगर हम बढ़ाते जाएंगे तो थीटा क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा या बढ़ता चला जाएगा? कैसे रिपीट कर दो क्वेश्चन? If omega is increased, keeping L constant, what will happen to theta? सर इंक्रीज होगा। इंक्रीज हो। हाँ ठीक है। अरे एक बात बता सकते हो क्या, किसी भी कोनिकल पेंडुलम में, ठीक है, राइट, यस सर। अगर स्ट्रिंग का लेंथ L है तो व्हाट इज द मिनिमम पॉसिबल एंगुलर वेलोसिटी? तो समझा नहीं, मैं क्वेश्चन रिपीट कर मतलब दो। एक कोनिकल पेंडुलम दिया हुआ है, ठीक है, उसमें स्ट्रिंग का लेंथ भी दिया हुआ है L, हाँ सर। तो व्हाट इज द मिनिमम पॉसिबल एंगुलर वेलोसिटी टू फॉर सर्कुलर फॉर कोनिकल पेंडुलम टू एग्जिस्ट? मतलब कोनिकल पेंडुलम अगर एग्जिस्ट करता है ना तो ओमेगा की एक मिनिमम वैल्यू होती है, उससे कम वैल्यू ओमेगा नहीं ले सकता है। वो मिनिमम वैल्यू क्या होगी, कितना? सर एक मिनट। तुम ध्यान से देखो तो, ग्रेटर देन 0। नहीं जीरो नहीं, रूट जी बाई एल होना चाहिए। देखो ये इक्वेशन है ना, ओमेगा इक्वल टू रूट जी सेक थीटा बाई एल। अच्छा सर, हाँ सर मैंने गलती कर दी सर, मैंने कॉस थीटा के हिसाब से कर दिया। कॉस थीटा की तरफ नहीं, सेक थीटा की मिनिमम वैल्यू क्या होती है? 0। नहीं, सेक थीटा की मिनिमम वैल्यू अच्छा 1 1 होती है ना भाई। 1 होती है। हाँ 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 सर, तो ये ध्यान कॉस दो, के। तो किसी भी कोनिकल पेंडुलम में ओमेगा का जो मिनिमम वैल्यू है वो रूट जी बाई एल, ठीक है। लिख लो इसको, बड़ा स्टैंडर्ड पॉइंट है, ठीक, बड़ा अच्छा पॉइंट है, लिख लो। फॉर ए कोनिकल पेंडुलम ओमेगा इज ऑलवेज ग्रेटर देन व्हाट, रूट जी बाई एल, ठीक है। ये बड़ा अच्छा पॉइंट है, कोनिकल पेंडुलम में ओमेगा हमेशा रूट जी बाई एल से ज्यादा होगा, उससे कम नहीं ले सकता ओमेगा, ठीक है, राइट। यस। किसी कोनिकल पेंडुलम में ओमेगा की जो वैल्यू होगी वो हमेशा रूट जी बाई एल से ज्यादा ही होगी, उससे कम वैल्यू नहीं ले सकते, ठीक है। गॉट इट? यस सर। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान रखना, कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। ये हो गया हमारा कोनिकल पेंडुलम, ठीक है भाई, राइट। यस सर। हाँ तो देखो जो स्टैंडर्ड हॉरिजॉन्टल सर्किल है उसमें कुछ स्टैंडर्ड केसेस हैं। एक तो ये हो गया कोनिकल पेंडुलम हो गया, एक व्हीकल ऑन हॉरिजॉन्टल रोड हो गया, हॉरिजॉन्टल सर्कुलर टर्न हो गया। तीसरा केस होता है कि
मोशन ऑफ व्हीकल ऑन बैंक रोड। बैंक मतलब समझते हो क्या होता है बैंक? सर किसी एंगल पे टिल्टेड रोड। सर थोड़ा हाँ इंक्लाइंड होता है। बिल्कुल। एक्चुअली क्या होता है, कई बार ना रोड्स को जो टर्न जब होते हैं रोड्स के, तो उसको थोड़ा सा टिल्ट कर दिया जाता है, ठीक है। उसका एक पर्पस होता है। यूजुअली ये इतना छोटा एंगल होता है कि प्रैक्टिकली देख के समझ में नहीं आता, बट थोड़ा थोड़ा टिल्ट किया ही जाता है, ठीक है। इसी को बोलते हैं बैंकिंग। क्या बोलते हैं? बैंकिंग। मतलब इंक्लाइन कर दिया जाता है थोड़ा सा, उसी को बैंकिंग बोलते हैं। लिख लो, बैंकिंग ऑफ रोड्स। ठीक है भाई, देखो बैंकिंग ऑफ रोड्स। ये टॉपिक है अपना, बैंकिंग ऑफ रोड्स, ठीक है भाई। क्या मतलब है? ठीक है, बैंकिंग ऑफ रोड्स का मतलब क्या हुआ? देखो, एट टर्न्स usually roads are inclined at turns, usually roads are inclined, ठीक है, ठीक है भाई। Yes, such sir. that outer radius is at higher level। समझ आ रहा है? सर आउटर रेडियस वाला मतलब अगर ये सर्कुलर मोशन है, सोचो आउटर रेडियस आर एट हायर लेवल, मतलब रोड ऐसे, ये रोड है, ये रोड है, ठीक है। तो मान लो ऐसे मुझे टर्न लेना है हॉरिजॉन्टल सर्किल में, तो ये आउटर रेडियस है, ये इनर रेडियस है। ये मान लो हमारा जो व्हीकल है यहाँ टर्न ले रहा है, ये इसका सेंटर है इस व्हीकल, ठीक है। जो स्पीड है हमारी वो भी है। समझ आ रहा है? आ रहा है समझ में? Yes, sir. हाँ, तो ऐसे कर दिया जाता है। मतलब ये रोड ऐसे नहीं रखा जाता, बिल्कुल हॉरिजॉन्टल नहीं रखा जाता, ऐसे मतलब ऐसे रोड हम नहीं रख रहे हैं। कैसे रख रहे हैं? थोड़ा इंक्लाइन कर दिया, ठीक है। सर आउटर वाला कौन सा होगा, मार्क कर दो एक बार। ये होगा आउटर, ठीक है। ये हो गया आउटर, ये हो गया इनर। मतलब सेंटर की तरफ वाला जो पार्ट है वो इनर हुआ, सेंटर से दूर जो हुआ आउटर। क्लियर है? यस। तो इसी को बोलते हैं बैंकिंग। थीटा को बोलते हैं एंगल ऑफ बैंकिंग। क्या बोलते हैं थीटा को? ठीक है भाई। थीटा इज कॉल्ड व्हाट? एंगल ऑफ बैंकिंग। हाँ। अब जरा ध्यान से सोचो, अगर अभी इसके ऊपर कोई व्हीकल है, तो व्हीकल पे जो नॉर्मल लगेगा वो तो यूं लगेगा ना भाई। क्या ऐसे लगेगा? ऐसे लगेगा ना नॉर्मल। यस सर। यानी वर्टिकल के साथ नॉर्मल का एंगल क्या हो जाएगा? थीटा। थीटा। यानी अब ध्यान से देखना, अगर मैं एफबीटी बनाऊंगा तो ऐसे हो जाएगा, नॉर्मल विल बी लाइक दिस। मतलब मैं अगर मैं थीटा। हम साइड व्यू देखूं तो ये नॉर्मल है, ये एमजी है। नहीं, एमजी तो वर्टिकली डाउनवर्ड है ना भाई। तो हॉरिजॉन्टल इक्विलिब्रियम से क्या मिलेगा तुमको? क्या मिलेगा? ये हॉरिजॉन्टल प्लेन में घूम रहा है ना ये तो सर्कल। यस सर। हॉरिजॉन्टल इक्विलिब्रियम से क्या मिलेगा? मतलब वर्टिकल इक्विलिब्रियम से क्या मिलेगा? एन कॉस थीटा इक्वल टू एमजी मिलेगा। हाँ सर। और देखो एन का कुछ हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट भी आएगा ना। यस सर। Yes, एन थीटा। तो इसका फायदा ये होता है, इंक्लाइन करने का फायदा क्या कि
एन का कुछ हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट आता है जो सर्कुलर सेंटीमीटर प्रोवाइड करने में हेल्प करता है। ठीक है, यहाँ पे लिख दो। ठीक है, हियर हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ नॉर्मल रिएक्शन, ठीक है, कंट्रीब्यूट्स इन सेंटीमीटल फोर्स। हियर हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ नॉर्मल रिएक्शन कंट्रीब्यूट्स इन क्या? सेंटीमीटर फोर्स। सेंटीमीटल फोर्स। यही एक एडवांटेज होता है। अब बैंक कर देते हैं तो क्या होता है कि जो एन का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होता है वो सेंटीमीटल फोर्स में कंट्रीब्यूट करता है। ठीक है भाई, राइट? यस सर, तो फ्रिक्शन प्लस ही हो जाता है। हाँ बिल्कुल, मतलब ये कंट्रीब्यूट करता है तो फ्रिक्शन पे डिपेंडेंस हमारी थोड़ी कम हो जाती है। वहां देखो पूरा पूरा सेंटीमीटल फोर्स प्रोवाइड करने की जिम्मेदारी किसकी थी? फ्रिक्शन। हाँ, तो हियर हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ नॉर्मल रिएक्शन कंट्रीब्यूट्स इन सेंटीमीटल फोर्स रिड्यूसिंग द डिपेंडेंस ऑन फ्रिक्शन। ये भी लिख लेना, रिड्यूसिंग द डिपेंडेंस ऑन फ्रिक्शन। हाँ, तो अगर खाली फ्रिक्शन पर डिपेंडेंस था तो स्लाइड करने की टेंडेंसी ज्यादा थी ना भाई, मतलब एमबी स्क्वायर ज्यादा हो गया तो फ्रिक्शन को एमबी स्क्वायर आर प्रोवाइड करना पड़ेगा। तो अगर एमबी स्क्वायर बाय आर की वैल्यू ज्यादा है तो फ्रिक्शन हो सकता है ना प्रोवाइड कर पाए। समझ में आ रही बात है क्या भाई? मेरी बात समझ में आ रही है? यस सर, आ रही है। हाँ, तो यहाँ पे इंक्लाइन करने का फायदा क्या हुआ? यही हुआ कि एन साइन थीटा भी हेल्प करेगा ना सेंटीमीटर फोर्स प्रोवाइड करने में, राइट? राइट? यस सर। हाँ, इसका मतलब क्या हो गया, इसीलिए बैंक किया जाता है कि एन साइन थीटा भी हेल्प करे। यानी अब अंदर की तरफ क्या क्या फोर्स लग रहे हैं, मान लो यहाँ पे आप फ्रिक्शन की अगर हम बात करेंगे तो फ्रिक्शन तो पैरेलल टू सरफेस लगता है। तो मान लो हम ज्यादा तेजी से ले जाएंगे तो इसकी टेंडेंसी बाहर स्लाइड करने की होगी तो फ्रिक्शन यूं लगेगा। तो अभी मान लो, चलो हम लोग मान के चलते, पहले ये लेते हैं कि अगर फ्रिक्शन नहीं है तो कितना स्पीड से टर्न लेना पड़ेगा। मान लो अभी फ्रिक्शन को हम इग्नोर कर, मतलब एब्सेंट मान के चल लेते हैं, उसके बाद हमको सेंस मिल जाएगा सोचने का। तो अभी बताओ सेंटीमीटर फोर्स कौन दे रहा है अगर फ्रिक्शन नहीं है तो? और साइन एन साइन थीटा। तो एन साइन थीटा किसके बराबर हो जाएगा? मान लो अभी बी नॉट स्पीड से टर्न ले रहा है और फ्रिक्शन नहीं है, तो एन साइन थीटा क्या हो गया? एम बी नॉट स्क्वायर बाय आर हो गया ना। यस सर। और एन कॉस थीटा क्या हो गया? एम जी के इक्वल। तो हमारे पास वी नॉट का इक्वेशन क्या आ गया? मान लो बिना फ्रिक्शन के सर्कुलर टर्न हो रहा है तो वी नॉट क्या आएगा? डिवाइड कर दो, तो टेन थीटा इक्वल टू वी नॉट स्क्वायर बाय आर जी। यानी अगर आप एक बैंक रोड पे बिना फ्रिक्शन के टर्न करेंगे तो वी नॉट की वैल्यू क्या आएगी भाई? अंडर रूट आर जी टेन थीटा। क्लियर है? यस सर। नहीं, यानी एक हाँ जी। बैंक रोड पे जब आप अंडर रूट आर जी टेन थीटा की स्पीड से टर्न लेंगे तो फ्रिक्शन की जरूरत होगी क्या? नो सर। नहीं होगी, मतलब अगर रब भी है तो भी फ्रिक्शन नहीं लगेगा। समझ में आ रही बात? यस। So when you are taking turn on a rough road with speed root rg tan theta, even if friction is there, friction do not comes into play, right? सर तो जो क्वेश्चन आते हैं कि सच दैट द टायर्स आर नॉट डैमेज, तो ये होगी स्पीड? नहीं, उस पे आएंगे आएंगे अभी आएंगे, अभी आए नहीं। वो तो ये होगा कि जो स्लाइडिंग फ्रिक्शन जब तक नहीं होगा तब तक टायर डैमेज नहीं होता। टायर कब डैमेज होता है? जब स्लाइड करने लगता है सरफेस पे, स्किड करने लगता है ना। यानी Yes, फ्रिक्शन जब लिमिटिंग वैल्यू को क्रॉस करने की टेंडेंसी आती है तब होता है, ये नहीं है। इस स्पीड में तो Okay. फ्रिक्शन लगेगा ही नहीं, जरूरत ही नहीं पड़ेगा, तो टायर तो सबसे सेफ है इस स्पीड। ठीक है भाई? Yes, sir. In for this speed, even if friction is there, it will not come into play. ठीक है? अब ये स्पीड जो है ना बहुत क्रिटिकल है, ये हमारे सोचने का डायरेक्शन दे रहा है। दिस स्पीड प्लेज रोल इन प्रोवाइडिंग अस द डायरेक्शन। ठीक है भाई, आगे बढ़े। ये जो वी नॉट इक्वल टू रूट आर जी टेन थीटा, यहीं से हमारा को डायरेक्शन मिलना शुरू हो जाएगा। राइट? समझ में आ रही बात? यस सर। अच्छा,
अब देखो यहाँ पे ध्यान दे, अब क्या हो रहा है, ये जो रूट आर जी टेन थीटा है ना, वी नॉट इज रूट आर जी टेन थीटा, ठीक है। अगर वी नॉट से ज्यादा हो जाए तो क्या होगा, स्पीड से अगर ज्यादा कर देंगे तो क्या, किधर स्लाइड करने की टेंडेंसी होगी। देखो इंक्लाइन तो यही है, एन वर्टिकल इक्विलिब्रियम तो है ही, एन साइन थीटा तो यही है, लेकिन अगर हम वी को वी नॉट से ज्यादा कर देंगे तो ज्यादा सेंटीमीटर फोर्स चाहिए ना। हाँ सर। तो व्हीकल की टेंडेंसी जो होगी, मान लो अगर और फोर्स ना लगे तो टेंडेंसी किधर होगी, आउटर स्लाइड करने की होगी कि इनर स्लाइड करने की होगी। सर आउटर। तो फ्रिक्शन आ जाएगा, किधर लगेगा, इनवर्ड। हाँ, तो वहां से हमारा काम शुरू हुआ। ये हटा दें, आगे चलें। यस सर। यस सर। हाँ अब देखो, सर लिख रहे थे। ये वापस ले आऊं, हाँ सर, एक मिनट। ये डायग्राम बना लो, समझ में आ गया ये सारा कहानी। यानी किस स्पीड के लिए बिना फ्रिक्शन के हम टर्न ले सकते हैं बैंक रोड में, वो मेरे पास आ गया। अब हम सोचेंगे कि अगर स्पीड ज्यादा हो कम हो तो क्या क्या चीजें आएंगी, उसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। यस सर। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा, वो ये है कि मान लो v ग्रेटर देन v नॉट है तो क्या होगा, लिख लो, फॉर v ग्रेटर देन v नॉट, ठीक है, ओके। फॉर v ग्रेटर देन v नॉट, vehicle has tendency to skid radially outward, ठीक है। तो व्हीकल हैज टेंडेंसी टू क्या, स्किड रेडियली आउटवर्ड। हाँ, ये मान लो व्हीकल है तो इसकी टेंडेंसी रेडियली आउटवर्ड स्किड करने की है, यानी फ्रिक्शन किधर लगेगा भाई, एंड फ्रिक्शन विल एक्ट रेडियली इनवर्ड, ठीक है भाई। यस सर। हाँ, नॉर्मल डायरेक्शन तो यूं लग ही रहा है, हमको पता ही है, ये जो डॉटेड लाइन है वर्टिकल लाइन है, ठीक है, ये एंगल थीटा है, पता है ना हमको, ठीक है। तो बताओ अब एफ का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट क्या हो गया और एन का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट क्या हो गया, यानी इस तरफ जो फोर्स लग रहा है ना वो हो गया एन साइन थीटा, तो पहले ही था, प्लस एफ कॉस थीटा भी आ गया, समझ में आ रहा है क्या। यस सर। यानी अब ये दोनों मिलकर सेंट्रल फोर्स प्रोवाइड करेंगे, तो किसके बराबर हो जाएंगे, एम वी स्क्वायर बाय आर के, समझ में आ रहा है क्या। हाँ सर। ठीक है, और अब वर्टिकल इक्विलिब्रियम से क्या इक्वेशन बनेगा भाई, सर एफ साइन थीटा प्लस एन कॉस थीटा इज इक्वल टू एफ जी। एन कॉस थीटा माइनस एफ साइन थीटा इक्वल टू एम जी, समझ में आ रहा है सर माइनस वाला नहीं आया। भाई, फ्रिक्शन का जो कंपोनेंट आएगा नीचे आ जाएगा ना, एम जी के अलोंग आएगा ना अभी। अच्छा, थर्ड क्वाड्रेंट में, ठीक है सर। हाँ, तो एम जी और फ्रिक्शन एफ साइन थीटा दोनों एक तरफ आ गए और एन उसको अपोज कर रहे हैं, ठीक है, समझ आ रहा है। यस सर। हाँ, तो अभी मेरे पास देखो, अगर वी पता है, थीटा पता है, आर पता है, तो तुमसे पूछेंगे व्हाट इज द फ्रिक्शन, तो बता दोगे। दो हाँ इक्वेशन, दो अननोन, एन और एफ दो अननोन है ना, अगर थीटा वी ये सब पता है तो, ठीक है, राइट। हाँ सर। तो अब देखो जैसे जैसे हम स्पीड वी नॉट से बढ़ाते चले जाएंगे फ्रिक्शन बढ़ता जाएगा, नहीं। यस सर। तो मैक्सिमम कितना वैल्यू ले सकता है फ्रिक्शन, फ्रिक्शन तो स्टैटिक है, तो मैक्सिमम तो लिमिटिंग वैल्यू तक ही ले सकता है ना। तो मैं पूछूंगा व्हाट इज द मैक्सिमम स्पीड, वी मैक्स, तो वी मैक्स के लिए क्या होगा, फॉर वी मैक्स लिख लो यहाँ पे, फॉर वी मैक्स एफ इज इक्वल टू म्यू एन, लिमिटिंग में पहुंच जाएगा ना भाई, फ्रिक्शन बढ़ते बढ़ते क्या वैल्यू मैक्सिमम ले सकता है, म्यू एन के बराबर ही तो हो सकता है। हाँ सर। यस सर। अगर मैं पूछूंगा मैक्सिमम स्पीड के लिए इक्वेशन क्या होगा तो क्या बोलोगे, जहां जहां एफ है वहां म्यू एन रख दो और डिवाइड कर लो, सॉल्व कर दो, देखो क्या आता है। तो व्हाट इज वी मैक्स, वी एम क्या आएगा, वी मैक्स क्या आएगा, बता सर सकते एक हो। मिनट। हाँ सर, एक मिनट। जहां भी एफ है ना वहां म्यू एन डाल दो और डिवाइड कर दो, एन अपने आप कैंसिल आउट हो जाएगा, तो आंसर आ जाएगा। यानी बैंकिंग ऑफ रोड्स में वी मैक्स का इक्वेशन क्या बना,
सर रूट ओवर म्यू जी आर। नहीं वो नहीं बनेगा ना, थीटा भी तो आएगा यहाँ पर। अच्छा यस सॉरी सर, एक गलती हो गई मुझसे। यस सर, एक मिनट। सर रूट आर जी ब्रैकेट कॉस थीटा माइनस म्यू साइन थीटा। cos थीटा प्लस म्यू, नीचे cos थीटा माइनस म्यू साइन थीटा। नहीं सर, साइन थीटा प्लस म्यू कॉस थीटा अपॉन कॉस थीटा माइनस म्यू साइन थीटा। हाँ, तो मैं पूरे को cos थीटा से डिवाइड कर दूं तो क्या बनेगा ये? tan थीटा प्लस म्यू अपॉन 1 माइनस म्यू tan थीटा। हाँ बिल्कुल, ठीक है ना भाई, ये आ जाएगा। ठीक है, ये वी मैक्स का फॉर्मूला है। क्या है? वी मैक्स। वी मैक्स। अगर देखो अब तुम्हारा क्वेश्चन, तुम्हारा जो क्वेश्चन है वहां पे आएगा। अगर मैं इस स्पीड से ज्यादा स्पीड रखूंगा तो टायर खींचेंगे, ठीक है, वियर टीयर हो जाएगा टायर में, समझ में आ रहा है? यस सर। हाँ, इस स्पीड तक टायर नहीं खींचेंगे, इससे ज्यादा में टायर खींच जाएंगे। ओके। यस सर। हाँ, क्योंकि देखो इस स्पीड तक स्पीड नहीं करेगा, इससे ज्यादा स्पीड रखेंगे फ्रिक्शन हाथ खड़ा कर देगा, काइनेटिक में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है, फिर टायर खींच जाएगा। अगर यहां तक करें तो टायर नहीं खींचेगा। आ रही है ना बात समझ में? यस सर। अच्छा, अब एक दूसरी बात आ रही है भाई। अच्छा, वी अगर वी नॉट से कम रखेंगे तो क्या होगा? ज्यादा रखेंगे तो ठीक है, रेडियली आउटवर्ड जाने की टेंडेंसी होगी तो फ्रिक्शन अंदर लगेगा। अगर मान लो वी कम रखेंगे वी नॉट से तो क्या समझा नहीं मैं। जैसे हमने ये निकाला ना कि मान लो इंक्लाइन रोड है तो किस स्पीड के लिए फ्रिक्शन नहीं लगता है, वो हमने निकाला था ना। वी सर नॉट रूट इक्वल आर टू जी रूट, tan थीटा से कम। नहीं अभी हमने निकाला था वी नॉट इक्वल टू अंडर रूट म्यू आर जी। हाँ सर। ठीक है ना, निकाला था ना। हाँ यस सर। ठीक है, अब क्वेश्चन ये है कि हमने ये तो हमने तब सॉल्व करनी है कि वी नॉट से ज्यादा था हाँ सर। और उसी में मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू क्या वो हमने निकाल दिया। ठीक है, यस सर। अगर मैं कहूं कि वी अगर हम वी नॉट से कम रख देंगे तब क्या होगा? तब तो एन साइन थीटा की जो वैल्यू है वो सेंट्रीपिटल फोर्स से ज्यादा हो जाएगी। यस सर। तब इसकी टेंडेंसी किधर स्लाइड करने की होगी? सर इनवर्ड्स। तब फ्रिक्शन किधर लगेगा? आउटवर्ड्स। हाँ, लिख लो इस बात को। फॉर v लेस देन v नॉट द व्हीकल हैव टेंडेंसी टू, ठीक है, स्लाइड डाउन द इंक्लाइन। ठीक है, ओके, समझ आ रही बात? यस सर। For v less than v naught, vehicle will have tendency to slide down the incline. For v less than v naught, vehicle will have tendency to slide down the incline. Clear है भाई? यस सर। क्या टेंडेंसी होगा? For v less than v naught, vehicle will have tendency to slide down the incline. Clear है? यस सर। And friction will act up the incline. अब क्या चेंजेस आएंगे एफबीडी में? And friction will act up the incline. यानी फ्रिक्शन जो पहले डाउन द इंक्लाइन लग रहा था वो इधर लगने लग जाएगा। तो जैसे ये फ्रिक्शन इधर लगेगा क्या चेंज होगा भाई इक्वेशन में? सर एन साइन थीटा माइनस एफ कॉस थीटा हो जाएगा और नीचे वर्टिकल में वो प्लस हो जाएगा एफ साइन थीटा। बिल्कुल सही, बहुत बढ़िया। यानी इस तरह से हम लोग स्पीड और करेंगे कम तो फ्रिक्शन बढ़ता जाएगा।
तो वी मिनिमम का भी इक्वेशन बनता है, क्या बनेगा भाई? सर आरजी tan थीटा माइनस म्यू अपॉन 1 प्लस म्यू tan थीटा। बिल्कुल, प्रैक्टिकली रोड पे ये नॉन एग्जिस्टेंट हो जाता है क्योंकि ये इमेजिनरी बन जाता है, क्योंकि ठीक है tan थीटा माइनस म्यू लेंगे ना तो थीटा इतना कम होता है कि tan थीटा माइनस म्यू नेगेटिव बन जाता है, तो इमेजिनरी जीरो वेलोसिटी पे भी हम नहीं गिरते, ठीक है। लेकिन अगर कोई दूसरा मोशन हो तो ये सिग्निफिकेंट हो सकता है। समझ में आ रहा है? मान लो कोई ऐसा बैंक रोड है, हम कहेंगे कि हम अगर रुकेंगे तो गिर जाएंगे नीचे, तो ऐसे बैंक पे रोड पे हम लोग जाएंगे? बोलो। नहीं सर। तो ऑब्वियसली प्रैक्टिकल केस में रोड में तो ऐसा नहीं होता है, क्योंकि ये वैल्यू इमेजिनरी आ जाती है। क्योंकि देखो जो tan थीटा अगर म्यू से छोटा होगा तो क्या हो जाएगा, ये निगेटिव में रूट आ जाएगा, तो इमेजिनरी वैल्यू हो जाएगा ना ये। तो इमेजिनरी होने का मतलब ये होगा कि जीरो वेलोसिटी पे भी हम नहीं गिरेंगे, ठीक है ना भाई? यस सर। हाँ, लेकिन अगर इसी में मान लो कोई हॉलो स्फीयर है, उसके अंदर अगर हम लोग लेवल बढ़ाते चले जाएं, तब अगर हमको सर्कुलर मोशन करना है तो मिनिमम स्पीड मेंटेन करना पड़ेगा। तुम लोगों ने देखा है मौत का कुआं, डेथ वेल बोलते हैं जिसको? हाँ सर। यस सर। उसमें देखते हो अगर आप ज्यादा लेवल पे चले जाते हो तो मिनिमम स्पीड मेंटेन करना पड़ता है, अगर उससे कम स्पीड रखें तो गिर जाएंगे आप। यस सर। तो वहां पे यही बात होती है, बी मिनिमम भी आ जाता है, ठीक है। सर उसमें मतलब बैंकिंग का एंगल हम सिग्निफिकेंट कर देते हैं ना? बैंकिंग एंगल तो उसमें वेरिएबल होता है, वो तो आप 0 से लेकर 90 भी कर सकते हो। जैसे हॉलो स्फीयर के अंदर अगर हम मोशन कर रहे हैं मान लो, तो यहाँ पे तो बैंकिंग, यहाँ पे एंगल 0 है, यहाँ और ज्यादा हो गया, यहाँ और ज्यादा हो गया, तो बढ़ता जाता है ना। अब मान लो इस रेडियस पे अगर मैं टर्न लूंगा, यहाँ पे अगर टर्न लूंगा, तो अगर मैं एक पर्टिकुलर से कम स्पीड रखूंगा तो मैं गिर जाऊंगा, ठीक है। यस यस। समझ आ रहा है? हाँ। यूजुअली रोड, नॉर्मल रोड में तो ये नहीं होता है। मान लो मैं तुमसे कहूंगा ऐसे रोड पे जाना है तुमको, कि जहाँ स्पीड तुमको 5 किलोमीटर पर आवर से ऊपर रखनी है, रुक नहीं सकते, तो जाओगे क्या? नहीं सर। नहीं जाओगे ना, जाओगे हाँ ना सर। भाई? अरे मान नहीं लो सर। तुम्हारी व्हीकल खराब हो गई तो तुम गिर जाओगे क्या रोड से नीचे? नहीं सर। फिर तो यूजुअली रोड्स में ये तो इमेजिनरी आ जाता है, बट जैसे हॉलो स्फीयर के अंदर मोशन हो रहा है तो उन सब केसेस में इसकी जरूरत पड़ सकती है हमको, ठीक है। हमारी बात सुन में? यस सर। जैसे मैं कहूँ एक हॉलो स्फीयर है, उसके अंदर कोई बाइसिकल वाला जो है हॉरिजॉन्टल सर्कल पे टर्न ले रहा है और इस पॉइंट पे टर्न ले रहा है, यहाँ का एंगल मान लो 60 डिग्री है, तो मिनिमम स्पीड क्या होना चाहिए बता दोगे ना? यस सर। ठीक है, समझ आ रहा है? हाँ सर। ये सब हॉरिजॉन्टल सर्कल के स्टैंडर्ड केसेस हैं। कोनिकल पेंडुलम हो गया, ये हो गया। बाकी किसी भी हॉरिजॉन्टल सर्कल में फंडामेंटली तुमको यही देखना है कि जो नेट फोर्स टुवर्ड्स सेंटर होगा वो mv स्क्वायर के बराबर होगा, और मोशन प्लेन के नॉर्मल डायरेक्शन में सारे फोर्सेस कैंसिल कर देंगे एक दूसरे को, ठीक है। यस सर। ठीक है, तो ये हो गया हमारा हॉरिजॉन्टल सर्कल, ठीक है। अब सर्कुलर मोशन का जो तीसरा पार्ट आता है वो आता है एनर्जी के साथ। किसके साथ? एनर्जी। मतलब जब आपका सर्कुलर मोशन वर्टिकल प्लेन में होगा तो बताओ जैसे जैसे हम लोग मूव करेंगे तो हाइट कांस्टेंट रहेगा या कम ज्यादा होगा? सर रिपीट क्या कर दो एक होगा? बार। अगर मान लो कोई वर्टिकल प्लेन में कोई सर्कुलर मोशन हो रहा है तो जैसे जैसे मोशन होगा हाइट चेंज करेगा कि कांस्टेंट रहेगा? सर चेंज करेगा। तो जब हाइट चेंज करेगा तो पोटेंशियल एनर्जी, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी भी चेंज करेगी। यस सर। यानी वहां एनर्जी का एक एक्स्ट्रा इनपुट मिल जाएगा, ठीक है। यस। ठीक है, तो उसी को हम लोग वर्टिकल सर्किल के अंदर स्टडी करते हैं। किसके अंदर करते हैं? वर्टिकल सर्कल। यानी वो भी एकदम नॉर्मल सर्कुलर मोशन है, बस ये पार्ट एक्स्ट्रा आ जाता है। जैसे जैसे हाइट चेंज होता है, हाइट के साथ साथ हम लोग स्पीड को भी रिलेट कर सकते हैं। तो सर उसमें काइनेटिक और पोटेंशियल दोनों चेंज होती है? बिल्कुल चेंज होगी, जैसे जैसे ऊपर जाओगे वेलोसिटी कम होती जाएगी ना। हाँ सर। तो उसको हम रिलेट कर लेते हैं, बाकी तो वही सर्कुलर मोशन की बातें लगाते हैं, तो उसी को वर्टिकल सर्किल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वर्टिकल तो सर्कल। फंडामेंटली वर्टिकल सर्किल में सब कुछ वही है, फंडामेंटली बस डिफरेंस इतना ही है कि वहां पे एनर्जी का क्वेश्चन भी हम लोग यूज करते हैं, ठीक है। यस सर। ओके, टॉपिक का नाम दो, लिखो टॉपिक का नाम दो, वर्टिकल सर्किल। क्या नाम दिया? वर्टिकल सर्कल। हाँ लिखो। When the object moves in the vertical circle,
मतलब ब्रैकेट में लिख दो इन वर्टिकल प्लेन, ठीक है। व्हेन द ऑब्जेक्ट मूव्स इन द वर्टिकल सर्किल, ब्रैकेट में क्या लिख दोगे? वर्टिकल प्लेन। हाँ, व्हेन द ऑब्जेक्ट मूव्स इन द वर्टिकल सर्किल, ब्रैकेट में लिख दो वर्टिकल प्लेन, ठीक है। सिंस इट्स हाइट चेंजेस, gravitational potential energy changes, since its height changes, gravitational potential energy changes, ठीक है, ठीक है। यस सर। changing the speed, changing the, सिंस द के बाद क्या था? since its height changes, gravitational potential energy changes, comma, changing the speed, ओके सर। ठीक है। हाँ, तो ये तो मैंने तुमको एक आइडिया दे दिया, एक सोचने का तरीका दे दिया। कैन यू क्वांटिफाई इट, कैसे स्पीड रिलेटेड होगा बताओ? हाउ दिस स्पीड चेंज विल बी रिलेटेड। मान लेते हैं कोई वर्टिकल सर्किल है, सपोज हम यहाँ हैं और यहां से यहां आ गए, कहाँ आ गए? तो ऐसे घूमते घूमते यहाँ थे, यहाँ आ गए। यहाँ मान लो स्पीड u है, क्या है? और यहाँ v है, ठीक है भाई, ओके। और इन दोनों पॉइंट के करस्पॉन्डिंग जो वर्टिकल हाइट है वो का डिफरेंस है, वो h है, डेल्टा h है मान लो, क्या है? डेल्टा एच। तो कैन यू रिलेट v u एंड डेल्टा h? मतलब इन दोनों पॉइंट के करस्पॉन्डिंग हाइट का डिफरेंस अगर डेल्टा h है तो v और u और डेल्टा h में क्या रिलेशन है, बता सकते हो? बताओ। मुझे ये बताओ, इस पॉइंट से मान लो बॉल का मास m है, तो डेल्टा u कितना हुआ? mg डेल्टा h, ये हुआ। यस सर। यस सर। यू नो डेल्टा, और डेल्टा के क्या हुआ? हाफ m v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर, ये हुआ। हाँ सर। यस यू नो सर। डेल्टा के और डेल्टा u में क्या रिलेशन होता है? अरे एनर्जी कंजर्वेशन यही कहता है ना भाई, डेल्टा के इक्वल टू माइनस डेल्टा u। यस सर। नहीं, हाँ सर। फ्रॉम क्या? सर मतलब हम फ्रिक्शन, एयर फ्रिक्शन नहीं नहीं मानेंगे नहीं, ना? वो सब नहीं ले रहे हैं, वो सब नहीं ले रहे, ठीक है। यस सर। तो क्या रिलेशन है वी यू और डेल्टा एच में, बताओ? एक मिनट। ये रिजल्ट है ना? हाँ सर, नहीं आ रहा है। समझ आया? देखो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है। पहले सबसे बड़ी बात है कि जो वर्टिकल सर्किल में डिफरेंस बस इसी का आता है कि स्पीड कांस्टेंट नहीं रहता है, हाइट के साथ वो वेरी करता है, उसको मैं इस इक्वेशन से रिलेट कर सकता हूँ, राइट? यस सर। ठीक है, हाँ सर। यानी वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर में 2g डेल्टा एच, जैसे जैसे हाइट चेंज होगा स्पीड चेंज करेगा, ठीक है। यस सर। हाँ, तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है जिसको मैं यूज करता हूँ वर्टिकल सर्किल में, ठीक है। हाँ सर। इसके बाद देखो एक बात और भी है, ठीक है। अगर मान लो हाइट ऊपर जाएंगे तब तो स्पीड कम हो जाएगी, और हाइट नीचे आएंगे तो ज्यादा होगी।
हाँ, यानी अगर मैं ऊपर जाऊंगा तो डेल्टा एच, इस इक्वेशन में डेल्टा एच की वैल्यू पॉजिटिव रख दूंगा, यानी ये माइनस में आ जाएगा, यानी स्पीड कम हो जाएगी, ठीक है। और अगर नीचे जाऊंगा तो डेल्टा एच भी नेगेटिव रख दूंगा, तो यानी माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यानी स्पीड ज्यादा हो जाएगी। समझ में आ रही बात? यस सर। आ रही है ना? हाँ सर। तो बस ये एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है जो वर्टिकल सर्किल में डिफरेंस क्रिएट करेगा। बाकी तो वही है, सेंट्रीपिटल फोर्स देखना है, टेंजेंशियल फोर्स देखना है, उसी हिसाब से करना है, ठीक है भाई? यस सर। ओके, तो चलो अब हम लोग पहले में वर्टिकल सर्किल में जो स्टैंडर्ड वर्टिकल सर्किल के केसेस आते हैं उसमें मैं बात जाऊंगा। पहले एक दो केस दे देता हूँ तुमको सेंस क्रिएट करने के लिए। ये जो बात मैंने बताई है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पूरे वर्टिकल सर्किल में ये बेसिक की तरह काम करेगा, राइट? यस। हाँ, तो चलो अब मैं एक दो केस में तुम लोगों का दिमाग अप्लाई करवाता हूँ, उसके बाद फिर आगे बढ़ूंगा ताकि तुम्हारे दिमाग में एडजस्ट कर जाएगा ये बात, ठीक है? ओके, यहाँ पे मैं एक क्वेश्चन ले रहा हूँ। देखो, एक पेंडुलम बॉब है, उसको ऐसे मैं साइड में ले आया, यानी वर्टिकल से कोई एंगल दे दिया। कितना एंगल दे दिया? सिंबॉलिक ले लें या न्यूमेरिकल ले लें? सिंबॉलिक ले लेते हैं। सिंबॉलिक ले लेते हैं, चलो। अभी जो वर्टिकल के साथ एंगल है ना वो थीटा नॉट है, क्या है? राइट? यस सर। ठीक है, जो बॉब को मास ऐसे दिया नहीं है, मान लो m है, क्या है? ठीक है, ठीक है, राइट? हाँ सर। राइट? हाँ, तो क्वेश्चन मेरा यही शुरू था। बॉब इज रिलीज फ्रॉम पोजीशन एज शोन इन डायग्राम। दिख रहा है डायग्राम? हाँ सर। लिख लेना, तो बॉब इज रिलीज फ्रॉम पोजीशन एज शोन इन डायग्राम, ठीक है? यस सर। हाँ, व्हाट इज द नेट एक्सेलरेशन जस्ट आफ्टर रिलीजिंग? What is its net acceleration? What is its net acceleration just after releasing? रिलीज करने के तुरंत बाद इसका नेट एक्सेलरेशन क्या है ये बताना, बताइए। What is its net acceleration just after releasing? रिलीज करने के तुरंत बाद इसका नेट एक्सेलरेशन कितना है बॉब का, ये बताना। बताएंगे? सर कुछ हाइट से रिलीज किया है या नहीं? ये थीटा नॉट एंगल से रिलीज किया है, रिलीज करने के तुरंत बाद तुमसे पूछ रहे हैं। अभी तो देखो सर्कुलर मोशन का कॉन्सेप्ट लगाना है। जैसे मैंने बॉब को रिलीज किया, रिलीज करने के तुरंत बाद बताओ उसका नेट एक्सेलरेशन कितना होगा? अरे बताओ, रिलीज करने के जस्ट बाद व्हाट इज स्पीड? यू स्क्वायर। अरे किसी भी बॉडी को जैसे ही छोड़ते हैं, छोड़ने के तुरंत बाद अगर स्पीड पूछेंगे तो क्या बोलोगे? यू ही होगी। जीरो ना? अच्छा हाँ, यस सर, जस्ट छोड़ने के बाद तो जीरो। किसी भी बॉडी को ध्यान रखना, अगर हम किसी बॉडी को रिलीज करेंगे और आपसे पूछेंगे व्हाट इज द स्पीड जस्ट आफ्टर रिलीजिंग, तो आंसर होगा जीरो। क्या होगा? जीरो। हाँ, ठीक है। तो किसी भी सर्कुलर मोशन में जानते हो अगर किसी पॉइंट पे स्पीड जीरो है तो वहां पे सेंटीमीटर एक्सेलरेशन कितना होगा? जीरो। जीरो होगा, यानी सेंटर की तरफ नेट फोर्स जीरो हो जाता है। ठीक है, समझ में आया? यस सर। हाँ, लिख लो इस बात को। इन ए सर्कुलर मोशन at a starting point or
at extreme point, speed is 0. In a circular motion, at starting point or at extreme point, speed is 0. ठीक है? Yes sir. ठीक है? Means centripetal acceleration is 0 at that point. ठीक है? Yes sir. ठीक है? Okay? Okay? Yes. हाँ सर. Means net force towards center is 0. ठीक है? Yes sir. यानी इस पॉइंट पे अगर मैं एफबीडी बनाऊं तो ये एफबीडी है भाई, टी ऐसे लग रहा है और एमजी यूं वर्टिकली डाउनवर्ड लग रहा है. Yes sir. ठीक है, तो ये बताओ सेंटर की तरफ नेट फोर्स क्या हुआ? टी माइनस एमजी का थीटा हुआ ना भाई. हाँ सर. तो इसको क्या करोगे? T is equal to mg कर देंगे. हाँ, यहाँ पे लिख दो हियर टी माइनस mg cos थीटा इज इक्वल टू 0. Yes sir. यानी टी क्या हो गया? mg cos theta. ठीक है, समझ आ रहा है? Yes sir. ठीक है, एक तो टेंशन पूछेंगे तो बता देंगे जस्ट आफ्टर रीडिंग. समझ में आ गया? हाँ सर. ठीक है. अच्छा ये बताओ, इस तरफ तो नेट फोर्स 0 हो गया, तो अब फोर्स टेंजेंशियल डायरेक्शन में क्या फोर्स है यहाँ पे? सर mg sin theta. हाँ, तो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन क्या होगा? g sin theta. हाँ, जानते हो सर्कुलर मोशन में 2 एक्सेलरेशन होते हैं, कौन कौन से होते हैं? Tangential, centripetal और ठीक है. angular. नहीं, लीनियर के 2 ही होते हैं, टेंजेंशियल और सेंट्रीपिटल. ठीक है ना? यहाँ सेंट्रीपिटल क्या है? 0. तो अगर मैं पूछूंगा नेट एक्सेलरेशन तो क्या बोलोगे तुम? सर g sin theta tangential direction में ठीक है. बस बिल्कुल. तो अगर मैं पूछूंगा व्हाट इज द नेट एक्सेलरेशन तो मेरा आंसर है सिंपली जी साइन थीटा. समझ में आ रही बात? Yes sir. ओके. So just Yes, after sir. releasing, if I ask you what is the tension, your answer is mg cos theta. And if I ask you what is the net acceleration, your answer is g sin theta, जो कि टेंजेंशियल है. समझ में आया? Yes sir. और जस्ट आफ्टर रिलीजिंग अगर पूछे सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन कितना है तो 0 है. समझ में आ रहा है? हाँ सर. ठीक है. अब दूसरा क्वेश्चन बताओ. अब छोड़ देंगे तो क्या मोशन होगा भाई? नीचे आएगा बॉब? नीचे आएगा ना? यस Yes. तो इसमें मैक्सिमम स्पीड कहाँ होगी? सर मीन पोजीशन पे. बिल्कुल. तो पार्ट बी लिखो यहाँ पे. ठीक है, पार्ट बी लिख लिए. व्हाट इज द मैक्सिमम स्पीड ऑफ द बॉब ड्यूरिंग दिस मोशन? ठीक है भाई, पार्ट बी है तुम्हारा. व्हाट इज द मैक्सिमम स्पीड ऑफ द बॉब ड्यूरिंग दिस मोशन. इसमें स्ट्रिंग का लेंथ एल दिया हुआ है तुमको. ठीक है, ये लेंथ कितना है? एल. ये दिया हुआ तुम्हें, एल दिया हुआ, थीटा नॉट दिया हुआ. तुम बताओ इनके टर्म में बताओ. You must get your answer in terms of GL and theta naught. बताओ. What is the maximum speed of the bob during this motion? टेंशन तो कोई वर्क करेगा नहीं, वर्क खाली mg कर रहा है. तो वही अभी मैंने जो करा है तो वही लगाओ. मतलब लोएस्ट पॉइंट जो है इनिशियल पॉइंट से वर्टिकली कितना नीचे है इसको देख लो और फिर लगा के सॉल्व कर लो. राइट? बताइए. Yes sir. So what is the maximum speed of the bob during this motion? That is the question. बताइए क्या होगा आपका आंसर? How do you do your answer?
आ रहा है भाई? 1 मिनट सर। सर ये बता दो। देखो ये बताओ, अभी जहां से मैंने छोड़ा है उसको, उस पॉइंट को ए नाम दे दिया, ठीक है? ओके, और ये जो लोएस्ट पॉइंट है इसको मैंने सी नाम दे दिया। क्या नाम दे दिया? तो बताओ ये वर्टिकली कितना नीचे है इसे? ये डिस्टेंस बता सकते हो? अच्छा ये बताओ, ए जो है ओ से कितना नीचे है वर्टिकली? वैसे समझ में आ रही मेरी बात? हाँ सर, ओए पूछ रहे हो ना आप? नहीं, ए वर्टिकली कितना नीचे है ओ से? ओ तो एल ही है, वो तुमको पता ही है, स्ट्रिंग का लेंथ ही तो होगा वो। सर एल कॉस थीटा। हाँ, एल कॉस थीटा नॉट, राइट? हाँ सर। अच्छा, और सी वर्टिकली कितना नीचे है ओ से? एल। तो इसका मतलब वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ फॉर मोशन फ्रॉम ए टू सी? एल माइनस एल कॉस थीटा। हाँ, डेल्टा एच क्या लिखोगे तुम? प्लस लिखोगे कि माइनस लिखोगे? सर माइनस। क्या होगा? 1 - cos थीटा नॉट। समझ में आ रहा है क्या? हाँ सर। ठीक है भाई। यस सर। यहाँ पे ए तो, एक का स्पीड तो यू हो गया, यू क्या है यहाँ पे? 0। 0। और वी तो पूछा है तुमसे, हाँ सर। तो क्या आएगा? सर √2g। हाँ, वही वाला क्वेश्चन जो अभी बताया था। हाँ सर, कॉम्प्लेक्स नहीं हो जाएगा ये? नहीं, 2gl अच्छा सर, जी भी नेगेटिव। 1 - cos थीटा नॉट। नहीं, हाँ सर। ये माइनस एल है ना भाई, हाँ तो सर। डेल्टा एच बस ये आ गया, ठीक है? हम्म। ओके। यस सर। हाँ, अब पार्ट सी लिखो, तीसरा पार्ट। ये देखो, ये सब जो क्वेश्चन मैं करवा रहा हूं ना, इट इज नॉट फॉर द पर्पस ऑफ जस्ट सॉल्विंग ए न्यूमेरिकल प्रॉब्लम, राइट? इट इज इंटेंडेड टू मेक योर कॉन्सेप्ट क्लियर इन रिगार्डिंग वर्टिकल मोशन। समझ में आ रही बात? यस सर। हाँ, पार्ट सी बताओ, तीसरा पार्ट, पार्ट सी। व्हाट इज द मैक्सिमम टेंशन ड्यूरिंग दिस मोशन? पहले तो ये बताओ कि इस मोशन में मैक्सिमम टेंशन कहाँ होगा? लोएस्ट पार्ट पे होगा। हाँ बिल्कुल। तो बताओ mg कितना के होगा? इक्वल। नहीं, अब वही ध्यान से सोचो जरा, है तो ये सर्कुलर मोशन ही ना भाई, हाँ सर। तो उसके हिसाब से सोचो जरा क्या होगा। मेरा तीसरा क्वेश्चन है पार्ट सी, व्हाट इज द मैक्सिमम टेंशन ड्यूरिंग दिस मोशन, यानी इस मोशन के ड्यूरिंग मैक्सिमम टेंशन कितना होगा ये बताना है। बताइए। व्हाट इज द मैक्सिमम टेंशन ड्यूरिंग दिस मोशन, ये क्वेश्चन है हमारा, बताइए।
बताएंगे? हाँ सर, एक मिनट। सर mg2 cos थीटा नॉट -1। अच्छा ये बताओ, यहाँ का स्पीड तो हमको पता है ना? हाँ सर। अच्छा, तो यहाँ पे बताओ टेंशन किधर लग रहा है? ऊपर की तरफ लग रहा है, यस सर। और mg किधर लग रहा है? नीचे। तो व्हाट इज नेट फोर्स टुवर्ड्स सेंटर? T - mg। इसको किसके बराबर करोगे? सेंट्रीपिटल फोर्स। बिल्कुल, यानी m/l vc²। क्यों भाई? मेरे इस पॉइंट पे जो वेलोसिटी उसको vc कह रहे हैं, करोगे? यस सर। तो क्या आएगा आंसर? अरे यूनिवर्सल में। हाँ सर। तो बताइए क्या गलती किए थे तुम? सर मैंने नेगेटिव कर दिया था, बस पॉजिटिव करना होगा उसे। 3 - 2 cos थीटा आएगा सर, mg × mg। mg भी तो ऐड करोगे ना उधर, mg बाहर निकालो। हाँ, हाँ सर, 3 तो - 2 mg cos को मैं। 3 हाँ - सर। 2 cos थीटा ना आएगा। हाँ सर। तो क्या यार, t is equal to what? Solving it, what you get? mg 3 mg - 2 mg cos थीटा। यानी mg बाहर ही ले लेते हैं, हाँ सर, तो mg 3 - 2 cos थीटा नॉट। ठीक है? हाँ सर। सर मैंने नेगेटिव ले लिया था एक पॉजिटिव की जगह। अच्छा ठीक है, समझ में आ गया? यस सर। तो बेसिकली देखो, तुमको सर्कुलर मोशन में क्या करना है, किसी भी पॉइंट पे अगर स्पीड पता है तो तुमको सोचना है कि सेंटीमीटर एक्लेशन आ गया तो नेट फोर्स टुवर्ड्स सेंटर mv² के बराबर होगा, ठीक है? ओके, ऐसे केस में अगर कहीं वेलोसिटी जीरो हो गई तो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी जीरो हो गई तो सेंट्रीपिटल एक्लेशन जीरो है, ठीक है? और इसके अलावा जो फोर्स होगा वो टेंशियल डायरेक्शन में जो एक्चुअल फोर्स लगेगा उसका कंपोनेंट देख के टेंशियल एक्लेशन बता दोगे, यस सर। ठीक है? ठीक है, बताओ इस पूरे मोशन में एक ऐसा पॉइंट है जहां टेंजेंशियल एक्लेशन जीरो है, वो कौन सा पॉइंट है? There is a point in this circular motion where tangential accretion is zero. Which point it is? During this motion, there is a point where tangential accretion is zero. What is that point? बताइए, इस मोशन में एक ऐसा पॉइंट है जहां पे टेंजेंशियल एक्रेशन जीरो है, वो पॉइंट कौन सा है? सर लोएस्ट पॉइंट। हाँ बिल्कुल सही, क्योंकि वहां देखो कोई भी फोर्स टेंजेंट के अलॉन्ग नहीं है। हाँ सर, सारे सेंटर लाइन के लोग। बस हो गया, क्लियर है? यस। हाँ सर। हाँ ठीक है, ओके यस। ठीक है, चलिए तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, थैंक यू सर। क्या ठीक है ना? हाँ सर। ओके चलो फिर, ठीक है? सो यस। विकेट, अच्छा एक्चुअली एक और काम करेंगे हम लोग अगली क्लास में, ठीक है? अगले क्लास में हम लोग जो स्ट्रिंग के साथ वर्टिकल सर्किल में पूरा कंप्लीट सर्किल के लिए क्या कंडीशन होगा ये सब इसके देखेंगे, ठीक है भाई? यस सर। और फिर उसके अलावा वैसे ही जैसे रॉड के साथ देखेंगे, और फिर हॉलो स्फीयर के अंदर देखेंगे, और ट्यूब के अंदर देखेंगे,
ठीक है। तो ट्यूब के अंदर और रॉड के अंदर को कंस्टेंट सर्किल कहते हैं, और ऐसे इसी केस को आगे बढ़ा लेते हैं। ठीक है, खाली ये होता है जब स्फीयर के अंदर मोशन होता है ना, जैसे सर्कुलर सरफेस के अंदर होता है, जैसे हॉलो स्फीयर के अंदर, तो यहाँ पे जहाँ पे जैसे यहाँ पे टी है ना, वहां पे नॉर्मल रिएक्शन आ जाता है। क्या आ जाता है? नॉर्मल रिएक्शन। हाँ, और बाकी सब तरीका हमारा यही रहता है। ठीक है, चलो फिर। यस सर। ओके, ठीक है। यस। तो आई होप कि आप अगले क्लास में हम लोग फिर यही टाइम कंफर्टेबल है ना, मुझे कोई दिक्कत नहीं, इसी टाइम ठीक है। ठीक है, ऐसे मुझे लगता है Yes. इस टाइम पे शांति थोड़ी ज्यादा होती होगी, राइट? होती है ना? Yes. हाँ सर। कंसंट्रेशन ज्यादा रहता है इस टाइम पे। यस सर। ठीक है, चलो बाय।